हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरिट्स ऑफ द एलपीजी पॉलिसीज। हमने स्टडी करनी है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी एलपीजी पॉलिसी जो आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जो आई, उसकी मेरिट्स क्या थी। यानी ओवरऑल हमने डिस्कस कर ली, एक एक करके हमने तीनों एलिमेंट्स को डिस्कस किया, लिबरलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को भी। आज जो हमने डिस्कस करना है वो करना है कि भाई ये तीनों आ तो गई इंडिया के अंदर, हम इनको लेकर तो आए नई इकोनॉमिक पॉलिसी बना के। अब ये तो बताओ एलपीजी की वजह से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले मेरिट ऑफ वाइब्रेंट इकोनॉमी। कहते हैं इंडियन इकोनॉमी हैज डेफिनेटली बिकम अ मोर वाइब्रेंट इकोनॉमी. Overall level of economic activity has trended up as indicated by GDP growth. Post LPG policies, the growth of GDP shot up to a high as 8% per annum. कहते हैं कि वाइब्रेंट इकोनॉमी, पहले जैसे इंडिया की जो इकोनॉमी थी 1947 से पहले, वो कैसे इकोनॉमी थी, स्टेगनेंट और बैकवर्ड थी, यानी कि एक रुकी हुई इकोनॉमी थी। अब वाइब्रेंट इकोनॉमी का क्या मतलब है कि उसके अंदर थोड़ी सी जान आई, अब वो ग्रो करने लगी। और जो हमने कहा यानी वाइब्रेंट इकोनॉमी को यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी की ये जो मेजर कर रहे हैं, ओवरऑल लेवल बता रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो इंक्रीज हुआ। और वो किससे इंडिकेट कर रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ को। कहते हैं जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज हुआ और वो कितना हाई हो गया, यानी 8% से इंक्रीज हो गया हमारा जीडीपी ग्रोथ। उसके बाद कहते हैं सेकंड पॉइंट में स्टीमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसको भी इंक्रीज किया गया, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसको भी इंक्रीजमेंट हुआ, वो भी किसकी वजह से, एलपीजी की वजह से। यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने की वजह से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो हमारी पॉलिसी आई, इनकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। ये कह रहा है कि एलपीजी पॉलिसीज हैव वर्कड एज अ ग्रेट स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्री जो आई, वो कैसे आई इंडस्ट्री, वैसे तो आने का चांस ही नहीं था ढंग से, यानी उनका ये हो जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ये तो चांस ही नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही एलपीजी आई, हमारी इंडस्ट्री के ऊपर से सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। लाइसेंस लेना अपने छोटे छोटे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, ये सब कुछ खत्म कर दिया गया। तो इसलिए क्या हुआ, इसीलिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था हमारा एलपीजी आने की वजह से, वो एकदम से एनहांस हुआ, इंक्रीज हो गया। और कहता है कि जो पॉलिसीज थी आईटी इंडस्ट्री के ऊपर भी इन पॉलिसीज का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और क्या हुआ, इंडिया के अंदर जो आईटी इंडस्ट्री थी उसने ग्लोबल रिकॉग्निशन ले ली, यानी कि उसने एक अपनी पूरी ग्लोबली एक पहचान बना दी इंडिया की आईटी इंडस्ट्री ने। थर्ड पॉइंट में कहता है चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। उसके बाद जो एलपीजी है उसने फिस्कल डेफिसिट के ऊपर भी चेक डाला, यानी कि माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट हैज़ बीन अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस के में जो मेन थ्रेट बन रहा था, वो बार बार फिस्कल डेफिसिट का ज़्यादा होना, यानी घाटे में जा रही थी हमारे इंडियन इकोनॉमी, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। कहते हैं जैसे ही एलपीजी आई तो फिस्कल डेफिसिट के ऊपर उसने चेक किया, यानी उसने देखा कि किस तरीके से किन किन रीजंस की वजह से फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा आ रहा है। तो कहता है फ्रॉम एज हाई एज 8.5% ऑफ जीडीपी हैज़ बीन ब्रोड डाउन टू अराउंड 3.5% ऑफ जीडीपी। कहते हैं कि 8.5% जो जीडीपी था हमारा, वो एकदम से नीचे चला गया था 3.5% जीडीपी के। तो कहते हैं ये फिस्कल डेफिसिट जो घाटा आ रहा था, ये किस वजह से आ रहा था, इसके ऊपर चेक डाला एलपीजी ने। फिर फोर्थ पॉइंट में कहता है चेक ऑन इन्फ्लेशन। फिर इन्फ्लेशन के ऊपर भी चेक डाला। कहता है ओविंग टू ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज़ बीन लोवर्ड। कहता है ज़्यादा जब फ्लो हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, तो जो चीज़ें थी उनके प्राइसेस इंक्रीज होने की बजाय वो डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मिलने लगी वो सारी चीज़ें, और जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ज़्यादा इंक्रीज हो गया हर चीज़ का। तो कहते हैं जो चीज़ बाहर सस्ती मिलती थी वो हमारे इंडिया के अंदर फिर हम चीप रेट पे अवेलेबल हो जाती थी, और अच्छी क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के ऊपर चेक डाला। फिफ्थ पॉइंट में कहता है कंज्यूमर्स सोवरेनिटी। और कहता है कंज्यूमर सोवरेनिटी, यानी कि कंज्यूमर को अब वैरायटी ऑफ चीज़ें, यानी वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाने लगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट हो गया, इंटीग्रेटेड इकोनॉमी होगी ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से। अब जैसा कंज्यूमर की डिमांड होगी वैसा ही उन्हें मिलेगा। तो ये फ़ायदा हुआ एलपीजी आने की वजह से, कंज्यूमर की डिमांड जो इंक्रीज़ हुई और कंज्यूमर की जो चॉइसेस थी वो भी बढ़ी, और उन्होंने अपनी अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग चुनना शुरू कर दिया, और वो जो मतलब उनके मन में जैसे भी इच्छा आती थी वो उसी प्रोडक्ट को खरीद सकते थे। सिक्स पॉइंट में कहता है सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे हमारी इस ग्लोबल एलपीजी आने की वजह से, उसके अंदर भी इंक्रीजमेंट आया। और कहता है फिर ये पॉलिसी को थैंक्स करा इसके अंदर कि फॉरेक्स रिजर्व जो कंट्री का था वो अब एक कंफर्टेबल लेवल पे पहुंच गया था। और अगर हमारा फॉरेक्स रिजर्व कंफर्टेबल लेवल पे या गुड अमाउंट में, तो इसका मतलब हमारा जो इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस हमें आता है, और ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इंडिया की मार्केट्स के अंदर आके इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमारा फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो एक अच्छी, यानी एक स्टेज पे या फिर एक गुड स्टेज पे है, कंफर्टेबल लेवल पे है, तो फिर ज़्यादा इंक्रीज करते हैं इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे इंडियन मार्केट्स में। सेवन्थ पॉइंट में कह रहा है फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉर इन्वेस्टमेंट। जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उसकी फ्लो वो हमारी इंक्रीज हुई, वो भी एलपीजी की वजह से हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस बता दिया है एफडीआई और
FII में, जो कि आपको पता होगा थोड़ा बहुत नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है और एक होती है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है जो फॉरेनर्स अपने यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस के अंदर, किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और वो बिजनेस और वो एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर है, इंडिया के अंदर है। यानी फॉरेनर्स है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के अंदर वो सेटअप है, वो बिजनेस या फिर एस्टेब्लिशमेंट, तो और उसके अंदर वो अपनी ऑनरशिप ले रहे हैं उसके अंदर, या फिर बिजनेस का कंट्रोल ले रहे हैं, कंट्रोल या ऑनरशिप में से कुछ भी ले रहे हैं, और एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो वो हमारी क्या है, वो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोक है, पेप्सी है, डोमिनोज में है, ठीक है, ये सारी की हमारी क्या है, ये एग्जाम्पल दिए हैं FDI की। FII का क्या मतलब होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर होता है कि जब इन्वेस्टमेंट की जाती है इंडियन कंपनी के अंदर, कैसे, उनके शेयर्स, इक्विटी शेयर्स परचेज करके, तो कहता है तो वो वाला जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा जो उनका कंट्रोल मैनेजमेंट रहता है वो कैसे रहता है, वो इन्वेस्टमेंट शेयर्स के थ्रू की गई है उन्होंने, और वैसे वाला जब उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो हमारा आता है FII के अंदर, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के अंदर। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर जब डायरेक्ट ऑनरशिप ले लेते हैं वो बिजनेस में और या फिर एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है। 8 पॉइंट में कह रहा है रिकग्निशन ऑफ इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। फिर कहता है इंडिया की एक पहचान बनी, वो उसकी यानी इकोनॉमिक पावर के रूप में वो उभरा। कौन उभरा, हमारा इंडिया। कहता है इट इज ओविंग टू LPG पॉलिसी एंड द कंसिक्वेंट राइज इन द ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इंडिया इज नाउ बीइंग रिकग्नाइज्ड एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक पावर बन के उभरा हमारा इंडिया। दिस रिकग्निशन पर्टिकुलरली बाय डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो पहचान है ये किसने की, ये डेवलप्ड नेशंस के थ्रू की गई वर्ल्ड की। नॉट ओनली रेजेस इंडियाज इकोनॉमिक रैंकिंग इन द वर्ल्ड बट ऑल्सो बूस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी एज देयर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहता है ये जो पहचान थी इसका क्या मतलब है, कहते हैं इस पहचान का मतलब है कि जो डेवलप्ड नेशन है वर्ल्ड के, वो अब क्या करेंगे, इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करने वाले हैं। कहता है जो इंडिया की इकोनॉमिक रैंकिंग थी वर्ल्ड के अंदर वो भी इंक्रीज होनी शुरू हो गई, और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो थे वो इंडिया के अंदर आके इन्वेस्ट करने लगे, और इन्वेस्ट ही नहीं बल्कि प्रेफरेंस में रखने लगे कि प्रेफर ही हम यहाँ पे इंडिया में आके इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। 9th पॉइंट में कहता है शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटेटिव मार्केट। और जैसा आपने पता ही है आपको कि क्या हो गया था, पहले हो गया था मोनोपोली मार्केट सेटअप कर दिया, कहते कि कुछ भी अगर आएगा उस पर टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, इतने सामान लगा दिया था कि बाहर का कोई भी सामान आके इंडिया में ना बिके, बस इंडिया वाले इंडिया का ही प्रोडक्ट खरीदें। लेकिन जैसे ही LPG आई तो क्या हो गया, जैसे LPG आई तो कह दिया गया, ग्लोबलाइजेशन जब हुआ कि सारे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हटा दिए जाएंगे। यानी कि देखा ये नहीं होगा कि बस आप अपनी होम कंट्री के अंदर आप ही सब कुछ कर सकते हैं, यानी आप ही गुड्स बनाओगे और आप ही का बिकेगा। नहीं जी, जो ग्लोबली बन रहा है गुड्स वो भी आपके इंडिया के अंदर आएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि आपका प्रोडक्ट कहाँ स्टैंड करा। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, अच्छे प्राइस पे आप अवेलेबल करा रहे हो तो ठीक है, आपका प्रोडक्ट बिकेगा, और अगर नहीं तो फॉरेनर्स का बिकेगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज किया गया। ये नहीं था कि बस इंडिया है तो इंडिया के अंदर इंडिया की ही मोनोपोली चलेगी, ऐसा नहीं था। तो शिफ्ट हो गया मोनोपोली मार्केट से कॉम्पिटिटिव मार्केट की तरफ। तो कहता है जो LPG पॉलिसीज आई इंडिया के अंदर, इसने यानी ग्रोथ मोमेंटम तो लेके आए, यानी ग्रोथ तो हुई हमारी, इंक्रीज तो हुई। कहते द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ हैज नॉट ओनली एक्सीलरेटेड बट हैज ऑल्सो बिकम मोर डाइवर्सिफाइड। यानी यही पॉइंट्स है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए, सारे मेरिट्स के पॉइंट्स थे कि करके हमने सारे डिस्कस किए हैं। ये कह रहा है जो ग्रोथ का प्रोसेस हुआ ये केवल एक्सीलरेट ही नहीं हुआ, ये डाइवर्सिफाई भी हुआ, यानी अलग अलग जगह से ग्रोथ की गई। हर एरिया को के अंदर ये लाया गया कि भाई ग्रोथ आनी चाहिए, कोई सेक्टर बच ना जाए जिसके अंदर ग्रोथ ना आए। कहते देयर इज अ डेफिनेट चेंज इन वेलफेयर लेवल ऑफ पीपल। लोगों की वेलफेयर लेवल के अंदर भी इंक्रीजमेंट आया, चेंज हुई। वो रिकग्निशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड इज ऑफ क्रूशियल सिग्निफिकेंस। और ये कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी की एक पहचान बनना और एक एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर यानी इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत इंपॉर्टेंस भी है इस बात की कि LPG आने की वजह से इतना कुछ हुआ। यानी आपने खुद देखा होगा, अब हमने कितनी सारी मेरिट्स पढ़ी। मेरिट्स को सम अप करते हुए मैं एक बार आपको दोबारा से सारे पॉइंट्स रिपीट कर रही हूँ। आपको अगर कोई भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम रह गई हो तो आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वैसे तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गए होंगे क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आराम से डिस्कस किया। पहले पॉइंट में हमने वाइब्रेंट इकोनॉमी के बारे में स्टडी किया है, दूसरे में हमने स्टडी किया है स्टीमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, थर्ड पॉइंट में होता है चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट, फोर्थ पॉइंट है चेक ऑन इन्फ्लेशन, फिफ्थ है कंज्यूमर सोवरेनिटी, सिक्स्थ पॉइंट है सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सेवंथ पॉइंट फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एट्थ पॉइंट में हमने क्या रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर,
एंड नाइन्थ पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट है, शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। और ये मैंने ये सारे पॉइंट्स इसलिए रिपीट किए हैं कि हो सकता है आपने पहले नोट डाउन नहीं किए हो, तो अभी आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और सारे पॉइंट्स को एक बार देख लेना, कोई पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो दोबारा से पूछ लेना। वैसे मैंने एक एक पॉइंट करके सारे डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड।